तो लॉज ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या किया। तो सबसे पहले देखे थे लॉज ऑफ मोशन में कि लॉज ऑफ मोशन इसलिए दिया गया है। लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, बेसिकली हमें मोशन के जो मोशन होता है, अगर मोशन हो रहा है तो इसके कॉज को जानते हैं, इसके कॉज को जानते हैं। अगर ये गाड़ी चल रहा है तो काइनेमैटिक्स में हम लोग ये अभी तक देखते आ रहे हैं कि अगर ये गाड़ी अगर चल रहा है तो हम लोग इसके एक्सेलरेशन, इसके स्पीड और इसके वेलोसिटी वगैरह सब पे बात करते हैं। बट जैसे ही लॉज ऑफ मोशन में एंटर करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि ये वेलोसिटी, मतलब ये कार पे जो वेलोसिटी है वो कौन से फोर्स के कारण दिया गया है, इस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और इसके अलावा जितना भी चीज़ है वो सारा चीज़ हम लोग इस पर जानते हैं। तो अभी लॉज ऑफ मोशन को रिकैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि लॉज ऑफ मोशन में क्या किए थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स के वही बेसिक डेफिनेशन को हम लोग क्या ठीक से मतलब समझते हैं क्या होता है कि फोर्स होता है, इट इज़ अ पुश और पुल। अब ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इस पर दो ही तरीके से फोर्स लगता है, या तो इसको खींच के, या तो इसको पुल करके, या इधर से पुश करके। तो फोर्स इस पर दो ही टाइप से जनरेट किया जा सकता है, या तो इसको पुश करके या तो पुल करके। इसलिए फोर्स का ये बेसिक डेफिनेशन भी होता है। तो ऐसे अगर बात करें कि मान लो अगर ये ब्लॉक पे, मतलब ब्लॉक जो एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, इसका वेट मतलब जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए फोर्स लग रहा है। अब क्योंकि इसका इफेक्ट फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, क्योंकि इस पर अदर फोर्सेस भी इसको बैलेंस कर रहे हैं। पर जैसे ही हम लोग यहाँ से ये सरफेस को गायब कर देते हैं, जैसे ही सरफेस को गायब करेंगे तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिर जाएगा, तो हम लोग को वो फोर्स दिखेगा, मतलब बेसिकली उस पर एक्ट होता हुआ दिखेगा। तो इस वजह से हम लोग फोर्स ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ऑब्जर्व करने के लिए तो यहाँ पे फोर्स इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर एक कोई ये सपोज अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट्स की मदद से देखें, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है नीचे, और यहाँ अगेन हम एक सरफेस लगाते हैं, तो हमको पता है कि लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अब ये नीचे जब आ रहा है, नीचे अभी आ रही है ये सरफेस पे, तो अभी ये ऊपर जाना चाहता है, इस पर फोर्स अभी इधर लग रहा होगा। तो जैसे ही सरफेस पे हटाते तो ये इसका टेंडेंसी रहेगा ऊपर जाने का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से इस तरफ एक पुश लग रहा है, और जब ग्रेविटी के कारण होता है पुल लग रहा था, तो फोर्स का बेसिक डेफिनेशन यहीं से आता है। अब हमको पता है कि फोर्स जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस डिफाइन होता है फोर्स जो होता है वो डी बाई डी टी, यानी चेंज इन मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज फोर्स क्या होता है, एफ एवरेज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टाइम, जिस टाइम में होता है। इसको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल भी लिख सकते हैं। बट स्टिल अभी जल्दी से रिकैप करें तो ये सारा चीज़ बताया हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फोर्स होता है। अब फोर्स के बाद हम लोग देखे थे सीधे सीधे इनर्शिया के बारे में समझे थे। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी भी बॉडी पे एक एबिलिटी से एक ऐसे समझते हैं, ये एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम में एक गेट है, ऑब्वियसली रूम है तो गेट होगा। अब इस रूम में एक ऑब्जर्वर है, ये देखता है कि एक ब्लॉक जो है ऐसे रेस्ट पे रखा हुआ है। कंडीशन ये है, इस रूम में ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशन ये मानते हैं कि इस रूम में कोई भी फोर्स नहीं है, नो फोर्स प्रेजेंट, कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है इस रूम के अंदर। ये जब यहाँ से निकल के
यहाँ बाहर आ गया। ये देखा सबसे पहले कि ब्लॉक जो है यहाँ पे रेस्ट पे है, गेट के अंदर था, ऑब्वियसली रूम के अंदर था, तो देखा था ब्लॉक रेस्ट पे। ब्लॉक जैसे ये गेट से बाहर आया, तो गेट से बाहर आने के बाद फॉर सम टाइम पीरियड के बाद सपोज ये वापस गया इसी रूम में, तो कुछ टी टाइम के बाद ये वापस इस रूम में जाता है। इस रूम में जाने के बाद देखता है कि ये ब्लॉक अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया। तो ऐसा कब हो सकता है? अगर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है इस रूम के अंदर और ये कंडीशन हो रहा है, तो इस कंडीशन तभी हो सकता है जब इस रूम में क्या हो, वेल भूत इज प्रेजेंट। जब इस रूम में भूत हो सकता है तभी ये कंडीशन हो सकता है। इनर्शिया को समझने के लिए इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा, मतलब मिल भी सकता है, क्या करना स्टिल कि ये जब कंडीशन हो रहा है तो इस कंडीशन कब हो सकता है? जब भूत हो, क्योंकि फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो सीधा सा इनर्शिया यही बोलता है कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, या मूव कर रहा है तो मूव करना चाहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इनर्शिया का डेफिनेशन था अ बॉडी tries to resist its change, अपने चेंज को वो रेजिस्ट करता है। तो इसी को न्यूटन ने, इसी को, यही एबिलिटी को न्यूटन ने समझते हुए लॉज बनाए। और वो लॉज डिफाइन होते हैं कैसे, वो अभी बताते हैं कि अब इनर्शिया के बेसिक डेफिनेशन पे फर्स्ट लॉ तैयार हो जाता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? A body tries, a body remains in its prior state unless subjected to some external force। सीधा सा मतलब ये तो हो गया लॉ, ये हो गया लॉ। इस लॉ को, ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब इसलिए हम इस पर डिटेल पे बात नहीं करें क्योंकि हम इस पर डिटेल पे बात कर चुके, तो जस्ट ये रीकैप है, तो पूरा रीकैप करेंगे। इसका मैथमेटिकल फॉर्म जस्ट हम लोग को किस में देखने को मिलता है, ये मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इसी का फर्स्ट लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि भाई ये तो हो गया कि ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमको एक मैथमेटिकल, फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए होगा, या एक रिलेशन, ये कुछ भी चाहिए होगा, फॉर्मूला जैसा कुछ भी। तो ये P=mv, जो कि इसको हम लोग समटाइम्स मोमेंटम पढ़ते हैं, ये जस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्म है इसी फर्स्ट लॉ का। ये जस्ट एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि क्या बोलता है कि अगर सपोज एक मास है, ये किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, तो उस हर एक टाइम पीरियड के लिए इसके लिए मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट, अनलेस कि इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे मोमेंटम अगेन चेंज हो जाएगा, फिर भी वो किस एक्सटर्नल फोर्स लगाए मोमेंटम चेंज हुआ। अब मोमेंटम चेंज होने के बाद वो किसी टाइम पीरियड के लिए वो सेम रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते नहीं जा रहे। तो ये जस्ट उसी चीज़ का डेफिनेशन है। सेकेंड लॉ कहते हैं, ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा। सेकेंड लॉ डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ को थोड़ा पहले समझते हैं। तो सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस है, वो बेसिकली हम लोग उसको अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन अगर थोड़ा सा आता है, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं, बस एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आता है, तो उससे काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमको बस उतना ही का जरूरत है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आप उससे रिलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा समझते हैं। P फाइनल माइनस P इनिशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड होगा तभी तो मोमेंटम चेंज होगा। और P F अप्लाइड को क्या बोल देते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई टाइम। इसी टाइम पीरियड P के लिए हो रहा होगा। ये हो गया ऐसा। अब इसका स्पेशल केस आता है, ये अगेन वही चीज़ है कि जनरल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है या बेसिक चीज़ हम लोग को जानना है लॉज ऑफ मोशन में, ये उसके लिए रिकैप है। उसका एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो वो बाद में अपलोड कर देंगे। तो स्पेशल केस है कि किसी चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं कि dp बाई dt एफ अप्लाइड होता है। मोमेंटम को अभी जस्ट देखे थे मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब ये स्पेशल केस किस लिए, कब के लिए, तो ये है व्हेन मास इज कांस्टेंट। तो जब मास कांस्टेंट होता है ये तब के लिए, मास कांस्टेंट है तो बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो फिर इसको कर सकते हैं। अब सीधे सीधे dv बाई dt, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाता है, और dv बाई dt को हम सीधे सीधे एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो ऐसा, अब ये स्पीड है तो स्पीड वेलोसिटी रहेगा, तो यहाँ पे कैसे ऐसे आ जाएगा वो वेक्टर से, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल केस इसलिए आता है, तो अगर कहीं भी F इक्वल्स टू ma यूज़ हो रहा है तो ये इंश्योर जरूर रखना है कि वहाँ पे मास जो है कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होता है। तो ये हो गया सेकेंड लॉ। अब तो क्या, तो अब जो है सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ आते हैं। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया। तो अगर कोई भी इसको 9th क्लास को करना चाहता है तो इतना भी देख लेगा तो उसके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि 9th क्लास अगर बोर्ड लेवल पे देखेगा फिर स्कूल लेवल पे देखे तो इतना ही होता है। बट अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो और भी कुछ इसमें जानना होता है, जैसे पुलिस वगैरह हो गया। स्टिल अभी उसको कभी नहीं करेंगे कवर, उसको करेंगे आगे। एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया, तो एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया ये चीज़ देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया कैसे होता है, इसका पहले डेफिनेशन वाइज जान लेते हैं क्या होता है। तो ये होता है सिंपली एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो देखो तो ऐसे इफ ऐसे लिखते हैं, इफ एक्शन इज अप्लाइड टू एनी बॉडी then equal but opposite action is applied, which is but opposite action, जिसको हम क्या बोलते हैं रिएक्शन। और ये कैसा होना चाहिए, बट then equal but opposite action is applied by body to it। जैसे कि F फोर्स अगर इधर अप्लाई होता है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से अगर ये कोई भी चीज़ इस पर F फोर्स लगा रहा है तो ये बॉडी भी उस पर F लगाएगा, बट वो डायरेक्शन वाइज उस पर नेगेटिव आ जाता है। मैग्नीट्यूड वाइज F एक वेक्टर है तो ये ऐसा हो जाता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होते हैं सेम, ये ऐसा हो जाएगा, वही है। एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं। और थर्ड लॉ हो गया। थर्ड लॉ क्या बोलते हैं कि अगर इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड बाय बॉडी टू इट। तो उसी का है
सिंपली एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस, वहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आइडिया आता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल ओनली व्हेन F एक्सटर्नल इज जीरो। मतलब किसी भी बॉडी को अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अभी ही बताएं कि P फाइनल जो होता है वो P इनिशियल के बराबर होता है। इसको मोमेंटम से रिलेट कर पाएंगे तो इसका ये सिंपली होता है M1। अगर ऐसे देखते हैं कि ये है, ये u स्पीड से चल रहा है, इसका मास m है। ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये इसको u इसको m2 इसको u देते हैं। मान लो ये इससे टकरा सकते हैं, टकराने के बाद ये m1 अब v1 से चल रहा है और ये m2 अब v2 से चल रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो है तो m1 v1 प्लस m2 v2 करेगा। इसका प्रूफ भी बताया हुआ, तो प्रूफ अभी डिस्कस नहीं कर रहे, तो जल्दी से कॉन्सेप्ट खाली रिवाइज कर रहे हैं, प्रूफ को आगे करते हैं। तो ये चीज़ है। अब बहुत ज़रूरी ये है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाद लास्ट क्लास का तीन से डिस्कस किया, तो अब क्लास चालू होता है। तो अब सीधा सा बात है कि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा लोग कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि फोर्स ड्यू टू इंक्लिनेशन। पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट है, सपोज कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ऐसे F अप्लाइड हो रहा है, तो F ऐसे अप्लाइड हो रहा है, किसी ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो ये डायरेक्शन का असली फील लेने के लिए ये जो पॉइंट है, यानी इस पॉइंट को A बोल रहे हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना देंगे सच दैट ये सरफेस के पैरेलल हो, थोड़ा सा ऐसे। अब ये एंगल होता है थीटा, मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो ये जो हमेशा साइड होने वाला है, इसको भी ऐसे समझ लीजिए कि ये f साइन थीटा होने वाला है, और ये जो साइड होने वाला है f cos थीटा। अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं। तो दो चीज़ें, सबसे पहले ये बनाते हैं, ये तो f लग रहा है, ये थीटा होगा। तो अब इसी से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे गिरा देते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको A, इसको B, इसको C बोल देते हैं। तो अब A B C क्या है, अब 9th क्लास में रह के ट्रिग्नोमेट्री तो अभी नहीं सीखे, स्टिल कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता देते हैं। जैसे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, कॉस थीटा बेस, सॉरी ये गलत होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये आ जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिए। अभी इस पे काम करते हैं। तो जरा यहाँ पे साइन थीटा लिखने का कोशिश करते हैं। तो ये f जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड पता है, ये f है साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर, यानी ये हमको निकालना होगा। अब परपेंडिकुलर कैसे होता है, तो जो
थीटा के अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो थीटा के एडजेसेंट साइड होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो साइन थीटा फोर्स और परपेंडिकुलर, अभी ये पी है, इसको पी ही बोल देते हैं, अभी पी पता नहीं, तो ये पी बाई हाइपोटेनस एफ हो जाएगा। परपेंडिकुलर पी पता नहीं है, ये साइड पता करना है कि इस तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, यानी इस तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा होगा, तो ये वाला जो फोर्स है वो कितना लग रहा होगा, तो ये इससे पता चलेगा। तो ये पी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एफ साइन थीटा हम लोग को पी बता देगा, इससे पता चलेगा कि वर्टिकली फोर्स कितना लग रहा है। अब वर्टिकल पता चल गया, अब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये नहीं कि इधर लग रहा होगा फोर्स, इधर लग रहा होगा फोर्स, तो ये पता चल गया कितना एफ साइन। उसी तरह कॉस के लिए निकाल देंगे, तो कॉस के लिए ये बोले तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस यानी बी, ये निकालना, बेस बी मान लेते हैं, ये पता नहीं है, एफ पता है, एफ कॉस थीटा से बी बेस निकल गया, यानी ये वाला पार्ट कितना आ गया एफ कॉस थीटा। तो ये बेसिकली ये समझाने के लिए था कि अभी जो चीज़ करने वाले हैं तो उसको ये चीज़ काम आने वाला है। तो ये बस छोटा सा था, यहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो, साइन थीटा साइन बाई कॉस होता। अब जब ये और ये आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, तो टैन भी आ जाएगा, ठीक है, तो टैन भी आ जाएगा, तो टैन निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी इसको हटाते हैं, तो अब देखते हैं इंक्लिनेशन, फोर्स ड्यू टू इंक्लिनेशन। तो एक इंक्लिनेशन बनाते हैं, ये ग्राउंड है मान लेते हैं, तो ऐसा देखें यहाँ पे थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन समझने से पहले जरा नॉर्मल रिएक्शन का मतलब समझ लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं पहले, नॉर्मल फोर्स एक सरफेस पे ब्लॉक रखा, ये टेबल है, अब सबको पता है कि ग्रेविटी के कारण फोर्स इधर लग रहा होगा, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसका मास अभी F इक्वल्स टू एम ए से देखेंगे। अब ए के लिए जी यूज कर रहे हैं, तो F इक्वल्स टू एम ए से हम लोग एम जी फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि फोर्स पीछे कितना लग रहा होगा, क्योंकि मास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, इसलिए ये रिलेशन हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ये लग रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा कि ये जो सरफेस है ये भी उस पर इतना ही फोर्स लगा है, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है। ब्लॉक मोशन में रहता तो उसका कहानी कुछ और रहता, अभी ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ब्लॉक रेस्ट पे क्यों है, इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। उसी तरह ये वाला जो एम जी है, अब डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, तो सपोज ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर लगने वाला जितना भी चीज़ होगा, यानी ऊपर लगने पे वेलोसिटी है तो वो पॉजिटिव, ऊपर फोर्स है तो पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट जो भी चीज़ लग रहा होगा वो नेगेटिव, तो इस पर एक एफ इक्वल्स टू एम जी आएगा, और ये नेगेटिव क्वांटिटी टाइप का होगा क्योंकि ये नीचे लग रहा है, तो इस पे इक्वली इस पे फोर्स, ये वाला सरफेस जो है इस पे ये फोर्स लगाएगा पॉजिटिव एफ, किसके बराबर होगा एम जी के, इसी को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और ये नॉर्मल फोर्स किसी भी कंडीशन पे ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो ये चीज़, तो हमको इतना पता है कि नॉर्मल फोर्स के बारे में सब पता होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन, कभी कभी इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्रिटिकल कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन के लिए जीरो होता है, क्रिटिकल कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन के लिए जीरो होता है।
ये चीज़ हो गया। नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर फोर्स जो सरफेस से लगता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो इक्वल होगा, बॉडी रेस्ट पे नहीं है तो वो वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा वो चीज़ बाद में देखिए। तो अभी देखते हैं और एक चीज़ बता दें कि नॉर्मल रिएक्शन में सपोज जो आपका वेट मशीन होता है या वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या होता है, इट मेजर्स योर नॉर्मल फोर्स को वेइंग मशीन मेजर करता है। ठीक है। स्टिल अभी ये डिटेल वीडियो नहीं है क्योंकि ये उस लेवल पे नहीं है, बहुत बेसिक लेवल पे है, तो बेसिक लेवल पे ही इसको बताया जा रहा है। इतना जानने के बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ बना देते हैं ब्लॉक। सपोज यहाँ पे कोई ब्लॉक है, अब इसको कोई ले जा रहा था, अब यहाँ पे इसको लाके पहले कंडीशन समझते कि यहाँ पे जब लाके छोड़ दिया या ब्लॉक यहाँ पे कभी अटका हुआ है या फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है, इस पर क्या क्या काम या इस पर क्या क्या चीज़ हो रहा होगा। सबसे पहली बात, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा ये होता है। तो जरा ये इंक्लिनेशन को ठीक से समझते हैं। तो क्या बोले, सपोज कोई ब्लॉक उसको ग्रेविटी इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक सरफेस बनाते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पे देखिए तो ये इंक्लिनेशन, अब इंक्लिनेशन पे डायग्राम क्लियर बनाते हैं। ग्रेविटी ऐसे जी लग रहा है, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होगा थीटा, ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर भी ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो हमको ये एंगल पता चल गया जो आपको एंगल पता करना है। ये एंगल हमको पता चल गया, ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो है तो क्या है 90 माइनस थीटा। अब जी ऐसे लग रहा है तो जी ऐसे लग रहा होगा और ऐसे लग रहा होगा, एक ऐसे ना, ये सब बहुत अच्छा से फील कहाँ पे आएगा वेक्टर्स में। तो जरा इसका कंपोनेंट समझते हैं। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो जो चीज़ अभी बताएं तो ये वाला हमेशा साइन वाला कंपोनेंट और ये वाला हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट। तो ये वाला जो है ये साइन वाला हो गया कंपोनेंट, तो ये साइन वाला कंपोनेंट है तो ये साइन जी साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलते हैं जी कॉस थीटा बोलते हैं। ये सब ट्रिग्नोमेट्री से आता है, तो अगर नहीं भी पता चल रहा है तो इसको याद कर लेने का है अभी के लिए, बाद में हम उसको जाकर रिमूव कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर जी साइन 90 माइनस थीटा जी कॉस थीटा आ गया तो ये वाला उसके पैरेलल है तो ये भी जी कॉस थीटा होगा। अब इंक्लिनेशन के अबाउट या इंक्लिनेशन के अलाउंग इसके जस्ट अपोजिट जी साइन थीटा आ जाएगा। तो हमको क्या क्या पता चलता है, इसके अलावा जी साइन थीटा एक्सेलरेशन, इधर जी कॉस थीटा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सीधा था, इसको हटा देते हैं। ये अगर नहीं भी समझ में आया तो स्टिल मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है इसको बस ऐसे समझ लेने का। बहुत अच्छे से समझना है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री समझ लें उसके बाद को समझ सकते हैं। तो इधर ये फोर्स लग रहा है, अब इस पर नीचे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स अगर नीचे F1 बोलते हैं तो F1 नीचे mg की तरह होगा। डायरेक्शन अभी नहीं ले रहा, डायरेक्शन रिलेट करके चले क्योंकि अभी जस्ट एक P ले रहे हैं। तो इस तरफ कितना लग रहा होगा तो इस पे इस कंपोनेंट पे F2 तो F2 हो रहा होगा mg cos थीटा, F3 कितना हो रहा होगा mg sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा या फिर नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, तो n जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड बाई mg cos थीटा। ये वो इंक्लिनेशन का कहानी।
इंक्लिनेशन में फोर्सेस ऐसे लगते हैं, अगर कोई फोर्स एक दूसरा इंक्लिनेशन बनाते हैं तो ये हुआ फोर्स क्या बैलेंस, अगर ये चीज़ रुका हुआ है तो या दो ही कंडीशन पे रुका होता है, तो इधर एक F4 फोर्स मान लेते हैं, F4 फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स अप्लाइड, या तो फोर्स अप्लाइड या सिंपली बोल देते फोर्स अप्लाइड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकता है, अगर कोई इसको पकड़ के इस तरफ से नहीं रखा है तो सिंपली फ्रिक्शन के कारण होगा, या फिर कोई पकड़ के रखा तो वो फोर्स ऑफ अप्लाइड के कारण होगा। तो अब ऐसे देखते हैं कि अगेन ये अगर थीटा है और यहाँ ब्लॉक रखते हैं और बोल रहे कि ये F4 से इसको कोई खींच रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरफ का, क्योंकि इसको F4 से खींचा जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि F फोर्स ग्रेटर देन ये वाला F इंक्लिनेशन के अलाउंग है, तो इंक्लिनेशन के अलाउंग वाला फोर्स देख लेंगे, ये mg sin थीटा होता है, तो F इज ग्रेटर देन F क्या मतलब 3, तो F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, ये चीज़ है कि F ग्रेटर यानी F माइनस mg sin थीटा करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, F नेट किसके अलाउंग, ये चीज़ किसके अलाउंग है, अलाउंग इंक्लिनेशन। अब दो चीज़ें कि इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स जो हमेशा ऑलमोस्ट मतलब हमेशा बैलेंस रहेगा, ये चीज़ डिपेंड, इसका जो मूवमेंट है वो सिर्फ अब ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स के कारण डिपेंड करेगा। तो इंक्लिनेशन तो यहाँ पे लिख लेते हैं, for moving any block on an inclined surface, only forces along inclination are responsible। तो रिस्पॉन्सिबल कौन से फोर्सेस हैं, जो इंक्लिनेशन के अलाउंग है, उसके अलावा कोई भी फोर्सेस आप खुद ही देख सकते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हर टाइम कांस्टेंट ही रहेगा। अगर ये एक्सेलरेट भी कर रहा है तो ये नॉर्मल फोर्स और ये नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे जी सेम है और मास कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट मास भी कांस्टेंट, तो इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट, क्योंकि थीटा भी कांस्टेंट है। इंक्लिनेशन तो चलने के साथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, बट ये थीटा तो वो है ना कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्स ड्यू टू इंक्लिनेशन हो गया। अब तो फोर्स ड्यू टू इंक्लिनेशन के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से हम लोग के पास फोर्सेस के पास थोड़ा सा मतलब 9th क्लास में अभी जितना था, पुलिस वगैरह भी पढ़ना नहीं है, बहुत हाई लेवल पे अभी मतलब जैसे कंपटीशन के लेवल पर नतीजे तो उसको पढ़ना हो सकता है, तभी हम लोग उतना नहीं पढ़, तो बेसिक इंट्रोडक्शन करें तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन समझ लिए, पुलिस नहीं कर रहे तो अभी सीरियसली थोड़ा सा फ्रिक्शन समझेंगे। फ्रिक्शन के बाद ये एंड हो जाएगा। तो अभी फ्रिक्शन चालू करने वाले। तो फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो फ्रिक्शन को फील लेने से पहले फ्रिक्शन स्टार्ट करके थोड़ा सा फील लेते हैं। सपोज एक सरफेस है, अब ये सरफेस पे एक बॉल है, अब बॉल को कोई धकेलने से फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने के बाद सपोज ये फोर्स किसी टी टाइम तक के लिए लगाएगा, अब ये लगाने के बाद इसको छोड़ दिया गया, अब ये इस पर इसको फोर्स लगाने का इस पर ऑब्जर्व किया गया, अभी देखा गया थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पे इसको लिया गया तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन नहीं होगा,
तो एक्सेलरेशन आने के बाद ये कुछ डिस्टेंस यहाँ से इसको जीरो मानते हैं, तो यहाँ पे ऐसा आके यहाँ पे ये बॉल इधर आके रुक गया और यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, सबको जीरो गया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। इस कारण ये बॉल जो है, क्योंकि अब फोर्स अप्लाइड जो है जीरो, फोर्स अप्लाइड कुछ टाइम के बाद फोर्स को रोक दिया गया, तो जब रोक दिया गया तो उसके पास एक ही फोर्स बचा, पूरे मूवमेंट में उसके पास अब एक ही फोर्स बचा, जो कि किस तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था पूरे जर्नी में। उसके पास फोर्स क्योंकि कुछ टाइम पे लगा, उसके बाद छोड़ दिया गया। अगर फोर्स कंटिन्यू होता और फ्रिक्शन से ज़्यादा होता तो ऑब्वियसली कंटिन्यू रहता मूव करना, बट ऐसा नहीं है। इस वजह से ये रुक गया। तो यहीं से फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ फोर्स which acts opposite to the force applied। अब ये इस लेवल पे समझने के लिए काफ़ी है, बट आगे के लेवल पे देखिए ऐसे भी हो सकता है कि अब मोशन हो रहा है इस तरह मोशन हो रहा है किसी वेलोसिटी से, तो इस तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता। तो इसीलिए अभी इस लेवल पे ये समझ लेते हैं कि अगर फोर्स जिधर लग रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में, क्योंकि आगे भी हमको चल के बहुत सारे फैक्टर समझने पड़ेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। तो अभी इतना ही है। तो अब फ्रिक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, स्टैटिक काइनेटिक। देखो कभी कभी सेल्फ एडजस्टिंग भी बोलते हैं, स्टैटिक समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट अगर रुका हो किसी भी सरफेस पे रखा हुआ, तो इस पे किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये मूव क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये फ्रिक्शन इस पे एक्ट कर रहा होता है ऑलवेज, और ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस। अब किसी चीज़ का हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सरफेस पर रखा हुआ है तो वो मूव क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? तो फोर्स ऑफ स्टैटिक जो होता है म्यू ऑफ स्टैटिक, कैसे लिखते हैं, म्यू ऑफ स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इस पर लगने वाला नॉर्मल। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सपोज एक रोड लेते हैं, ये क्या है रोड, इस पे एक कार है। स्टैटिक के लिए अभी बात करें, काइनेटिक के लिए फिर बात करें। एक कार है, कोई बॉडी है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है। अब इधर से हम फोर्स लगाना शुरू करते हैं, तो फोर्स को एफ को स्टार्ट करते हैं जीरो से, फिर इंक्रीज करके 1, फिर 2, फिर 3, न्यूटन में एफ 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। अब ये देखने लगे कि एक एफ लिमिट आया, और वो किसी एफ लिमिट आया, और ये एफ लिमिट के बाद क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है अभी ये मोशन में आ गया, ये मोशन में आया। तो ये जो एफ लिमिट आया उसको जब हम लोग इस पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स से डिवाइड कर दिए तो एक कांस्टेंट सा मिला। अब ये कांस्टेंट को म्यू बोल दिए। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जितने बार भी एफ रखें, अगर एफ 1 है तो 1 रखे, उसको नॉर्मल रिएक्शन से क्या किए डिवाइड किए, उसको क्या किए नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड। तो
तो हमको एक कांस्टेंट हमेशा म्यू मिलता गया और ये हमेशा से कांस्टेंट था, तो इस कांस्टेंट म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस कांस्टेंट म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए म्यू एस क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक है, यहाँ पे म्यू क्या आ जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इसलिए बोलते हैं कि इसको ऐसे समझते हैं, तब फ्रिक्शन यहाँ से भी थोड़ा समझ में आएगा कि एक बनाते हैं इस टाइप का चीज, यहाँ रखते हैं कुछ मास, उसको टांग देते हैं, ये सपोज एक पुली टाइप का, उसको टांग के ऐसे लटका दें, और यहाँ रखते हैं कुछ ऐसे, या फिर ऐसे रख लेते हैं कुछ ऐसे प्लेट टाइप का। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे इसमें मास डालना शुरू करते हैं। पहले M1 डालें, उसको बड़ा M2 से, बड़ा M3 से, और बढ़ाते चलेंगे। तब तक बढ़ा है जब तक इसमें मूवमेंट आ जाए। इंक्रीज्ड मास until body starts to move। कब तक किया गया, मूव। तो कब तक इंक्रीज किया गया, जब तक बॉडी मूव करना, जैसे ही मूव करना शुरू हुआ वैसे ही क्या पता चल गया, एफ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे पहले क्या होता कि हम लोग फोर्स लगा रहे थे, तो ये टेबल पे हम पे इधर फोर्स, जैसे ही फोर्स लगाए तो इस इधर फोर्स लगाए, इधर से खींचाएगा, तो ये इसको ये टेंशन के कारण इधर खींचाएगा, टेंशन के कारण ये इधर से खींचाएगा। तो जैसे जैसे ये टेंशन बढ़ता गया वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने मैक्स लिमिट तक पहुंच गया, ये अपने मैक्स लिमिट तक पहुंच गया, जिसके बाद ये इसके जस्ट बाद ये चलना शुरू कर देगा। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वहीं पे होता है, उसके बाद वो अपने लिमिट से बाहर हो जाता है, तो वो फिर चलना। उसके बाद क्या होता है कि कांस्टेंट इस पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका मैक्सिमम है लगना शुरू हो जाता है। कब तक, जब तक ये चल रहा है। जैसे ही रुका तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ मैक्स होता है, अगेन सेम म्यू एस है। और म्यू एस और म्यू के में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी वही चीज़ होता है। तो जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया, इसको कुछ वजह से किया गया, तो अब इस पर कॉन्स्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता रहेगा, एफ ऑफ के, अगर इधर फोर्स लगता है तो। और ये एफ ऑफ के किसके बराबर होता है, इसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एफ ऑफ के किसके बराबर है, म्यू ऑफ के इनटू एन। नॉर्मल रिएक्शन सभी में होता है। और एफ म्यू एस और म्यू के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए कभी कभी म्यू जो है वो कॉमन ही दे दिया जाता है, तो उस पर ज़्यादा भटक करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज़ अभी उतना आता नहीं थी, ये जस्ट फ्रिक्शन का एक फील लेने के लिए, ये फ्रिक्शन एक्चुअली में होता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रिक्शन को पूरा समझने के लिए और एक चीज़, जैसे कि एक सीधा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, इज इट easier to push an object or pull an object? ये अगेन एक जस्ट बेसिक है, और ये चीज़ जस्ट बेसिक इसलिए क्योंकि ये मोस्टली 9th क्लास को देख के ये चीज़ किया जा रहा है। अदरवाइज और इसलिए मोस्ट ऑफ द ये उतना पार्ट इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। इम्पॉर्टेंट जो है इसका फर्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग लॉस ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में जो बातें की हैं वो ज़्यादा